पहले क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का। एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना। एड्सॉर्प्शन में सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा और एब्जॉर्प्शन में बल्क में ज्यादा। डिफरेंस बिटवीन केमिजॉर्प्शन एंड फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन जो होता है हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, केमिजॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन है, जिसमें बॉन्ड बनते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्स फिजिकल एड्सॉर्प्शन में और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड केमिजॉर्प्शन में। फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिकल इरिवर्सिबल है। फिजिकल नॉन स्पेसिफिक, केमिकल स्पेसिफिक। फिजिकल में मल्टी लेयर, केमिकल में यूनिलेयर। अगला, वाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एड्सॉर्बेंट, क्योंकि उसके अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी बढ़िया आप एड्सॉर्प्शन करोगे। अगला है, व्हाट आर द फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। जल्दी बोलो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट का नेचर, सरफेस एरिया, एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स, प्रेशर का इफेक्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट। याद रहेगा। सर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का वो रीजन बता दो। जितनी जल्दी कॉम्प्लेक्स और जितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो ना बहुत वीक हो ना बहुत स्ट्रांग हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। बताया था मैंने आपको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। इसमें ग्राफ बनाया गया था, आपको याद हो, एक्स अपॉन एम वर्सेस पी के बीच में, याद है या नहीं। इससे एक फॉर्मूला निकल के आया था, एक्स क्या था, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, एम क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑन विच इट इज एड्सॉर्ब। इसको स्टडी किया था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें हमने देखा था कि तीन इक्वेशंस बनी थी उसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हमने कहा था कि जो एन है वो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वन को, क्योंकि फॉर्मूला था एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर वन अपॉन एन, राइट। जल्दी बोलो ये था या नहीं। यस सर। और यही चीज जो है हमने शेयर करना है, मतलब एक्स अपॉन एम के अंदर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड ग्राफ के अंदर, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, ग्राफ के अंदर एन की वैल्यू क्या हो गई थी। कौन सी छोटी। सेकंड वाले केस में ग्राफ घट रहा था हमारा, रिटार्डेशन होती थी, एन की वैल्यू वन से बड़ी हो गई थी। और थर्ड वाले केस में एन की वैल्यू जीरो हो गई थी, क्योंकि वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है। याद आया कुछ ग्राफ, नोट्स में भी है, पढ़ लेना एक बार, पढ़ लेना एक बार नोट्स में। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ऑब्वियस ही बात है कि कितनी पावर है एड्सॉर्प्शन की, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। बेसिकली जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतनी ही एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट बढ़ जाती है। इसलिए आप जानते हैं पाउडर्ड सब्सटेंसेस की एक्टिवेशन ऑफ जो एड्सॉर्बेंट जो है एक्टिवेशन एनर्जी, वो हमेशा या एक्टिवेशन पावर ज्यादा होती है जितने भी पोरस सब्सटेंस होते हैं उसकी। कह रहा है, व्हाट रोल डज एड्सॉर्प्शन प्ले इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। बताओ क्या रोल प्ले करता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, जल्दी बोलो, अरे बोलो। सर एक्टिविटी रिएक्टेंट गैसियस होते हैं, कैटलिस्ट सॉलिड होता है। ये बेसिकली, हाँ, इसमें बताना पड़ेगा कि जितना डिफरेंट फेज होता है उतनी जल्दी रिएक्शन का मैकेनिज्म वेरी करता है। इसमें वही चारों स्टेप आते हैं कि रिएक्टेंट जो होता है पहले वो सॉलिड की सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जितनी कंसंट्रेशन बढ़ती है ऑब्वियस ही बात है उतनी कोलिजन्स बढ़ती है, उतने चांसेस ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बढ़ते हैं, और जितने इंटरमीडिएट फॉर्मेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं उतने ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं। एम आई क्लियर। फिर से रिपीट करूं, क्या कहा मैंने, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट सरफेस चिपकेंगे तो आपस में क्या करेंगे, वो कोलाइड करेंगे तो वो इंटरमीडिएट बनाएंगे, जितना इंटरमीडिएट बनेगा उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है, आंसर क्या लिख कर आओगे। कहते हैं नेगेटिव होती है इसलिए। बहुत बढ़िया। इस रिएक्शन में डेल्टा एस जो होता है ना एंट्रोपी, उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। एम आई क्लियर टू ऑल। फॉर्मूला कौन सा लगता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव अपने आप आई जाएगी। अगर वैसे भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है दैट इज डेल्टा एच, वो तो नेगेटिव होती है, तो डेल्टा जी गिव्स एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी। क्यों, अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, तो आप मैथ्स लगाइएगा, हमारी वैल्यू जो है ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगी। अगर बताओ कब कब नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन रिपीट करना। कह रहा है अगर डेल्टा जी, या मैं लिख सकता हूँ क्या स्क्रीन के ऊपर, क्या मैं लिख पाऊंगा, देखो जरा, नहीं लिख पा रहा मैं। यस सर लिख सकते हैं। एनोड को आप एनोड कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ या आप कर सकती हैं। सर आप सब कर सकते हैं। अच्छा, मैं नहीं कर पा रहा। सर जूम पे जाके एनोड ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, वो राइट। ये तो स्क्रीन ही मेरी हाइड हो रही है।
एक बार आप कर पाओगे एनोटेट, मुझे मैं नहीं कर पाऊंगा, जो आप शेयर स्क्रीन कर रहा है वही एनोटेट कर पाएगा शायद, सर हो जाएगा। पता नहीं। सर आप चलो किस पे हो, लैपटॉप पे, फोन पे? लैपटॉप पे हूँ मैं। लैपटॉप पे हो जाएगा। कैसे? सर व्यू ऑप्शन आ रहा है। ऊपर आ रहा होगा एक। अच्छा, रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल, ये सर ये वो व्यू अच्छा ऑप्शन पे एनोटेट, क्लिक आगे करो आगे ना। आगे 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 एनोटेट आ गया। ओके, मैं डेल्टा जी, थोड़ा इसको काला कर लेता हूँ। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस मैंने कह दिया नेगेटिव है, और डेल्टा एच जो है ये भी नेगेटिव है रिएक्शन का। तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी बताओ जरा मैथ्स के हिसाब से। जब डेल्टा एच एस जब टी की वैल्यू क्या हो, ऑब्वियसली बात है टी की वैल्यू लो पॉजिटिव। होनी चाहिए। अगर टी की वैल्यू हाई होगी तो आप जानते हो ना मैथ्स के हिसाब से क्या वैल्यू बढ़ जाएगी, टी डेल्टा एस बढ़ जाएगी। और डेल्टा एस कैसा है आपका, नेगेटिव है। नेगेटिव के बाहर नेगेटिव में मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर टी डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा हो गया, मैथ्स लगाना जानते हो, अरे जल्दी बोलो, टी डेल्टा एस अगर डेल्टा एच से बड़ा हो गया मैग्नीट्यूड में तो क्या होगा आंसर इस केस में, पॉजिटिव हो जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? यस सर। सबको समझ आ गई ये बात? कोई है जो मैथ्स का स्टूडेंट से ना समझ आया हो, फिर समझाऊं? अदिति क्लियर हुआ? अवनी, अदिति? Yes, sir. ठीक है, आइए जरा अगला क्वेश्चन। हाउ आर द कोलाइडेड सॉल्यूशंस क्लासिफाइड? ये वो कैटेगरीज हैं जो हमने सॉल्यूशन जो पढ़ी थी सॉल्यूशन के अंदर, कि सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सोल, सॉलिड लिक्विड सोल, सॉलिड गैस, ऐसे वाले एग्जांपल जो पढ़े थे ना उसमें सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, तो वही टेबल दोबारा बनेगा यहाँ पे। अगला है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सॉल्यूशन। बताओ क्या इफेक्ट होता है, जल्दी बोलो। सर टेम्परेचर बढ़ने के साथ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, Pressure. और प्रेशर प्रेशर से भी इंक्रीज बढ़ने हो के साथ जाता बढ़ है। जाता है। बिल्कुल सही है, याद रहेगा। Yes. क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 करिए जल्दी से। उससे पहले एक क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे, क्या नाम है इशिता, क्या क्वेश्चन था बोलना जरा एक बार। Sir, एक second काउंटिंग। सर 8 और 7 इंडेक्स का, क्या क्वेश्चन था? 8 और 7 इंडेक्स का। फिर से बोलो क्या कह रही हो, आवाज कट सर रही है। 8th और 7th क्वेश्चन कह रही है इंटेक्स्ट का, इंटेक्स्ट बोल दो एक बार बोल दो। So, what modification can you suggest in the Hardy-Schiller's law? इसमें लिख लो अकॉर्डिंग टू द मॉडिफिकेशन इन दिस लॉ वाज। एक second, sir. पहले लॉ लिख लो, उससे बाद मॉडिफिकेशन लिख लेना। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, coagulating ion has, according to this law, coagulating ion has charge opposite to that on colloidal particles, opposite to that on, सर अकॉर्डिंग टू दिस according to this law the coagulating ion has charge opposite to that on colloidal particle। हमेशा उल्टे चार्ज वाले, ऑपोजिट चार्ज वाले पास आते हैं दूसरे के। hence the charge, hence the charge gets neutralized, hence the charge on particle gets neutralized and coagulation takes place, coagulation takes place। मॉडिफिकेशन लिख लो। Yes, sir. कह रहा when oppositely charged souls are mixed in proper proportion, यहाँ पे जो उसने वर्ड बोला था ना प्रॉपर प्रोपोर्शन था वो वर्ड बेसिकली, आर मिक्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन to neutralize the charges, to neutralize the charges of each other, coagulation of both the soul occurs,
कोगुलेशन ऑफ बोथ द सोल अकर्स। अगला क्वेश्चन क्या है? So why is it essential to wash the precipitate with water before estimating its quantity? ये तो कॉमन सेंस का आंसर है बेटा, क्योंकि ज्यादातर जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो उस पे चिपक जाते हैं, टेस्ट ट्यूब पे या किसी भी सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो जब उसको धोते हैं ना, तो जितने भी आयंस हैं वो आयंस तो रिमूव नहीं होते, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एरर आ सकती है हमारी कैलकुलेशन में। ठीक है, Okay, sir. अगर ये आयंस रिमूव, बेटा जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं ना बेसिकली आयनाइज पार्टिकल्स ही तो हैं, और ये ना सरफेस पे चिपक जाते हैं, और सरफेस पे चिपक जाएंगे तो जो हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं ना, उसमें एग्जैक्ट वेट नहीं आ पाएगा फिर आपके प्रेसिपिटेट्स का, तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी आप लोग। क्लियर है? Yes, sir. और sir एक और question है. जल्दी बोलिए। Why is the ester hydrolysis slow in the beginning and becomes faster? इसमें बेटा ऐसा होता है, अगर आपको एस्टर की हाइड्रोलिसिस याद हो ना, 10th में हमने पढ़ी थी, पानी डाल दो वापस इसके अंदर, एस्टर के अंदर पानी डाल दो, बताओ क्या बनता है? अल्कोहल और एसिड दोबारा बन जाते हैं ना हमारे, RCOH और ROH वापस बन जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है स्टार्टिंग में ये इसलिए स्लो होती है क्योंकि स्टार्टिंग में ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और बाद में यही कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोडक्ट है वो एज अ कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। याद रहेगा बेटा? Yes, sir. क्या बोला, रिपीट करो। Sir, slow reaction में carboxylic acid जो forming हो रही होती है तो इसलिए slow होती है, और जब बाद में वो catalyst की तरह, आप इसको ऐसे बोलना कि इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, बाद में वो एज एन ऑटो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। ठीक है, ओके। yes sir. ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन करिए जरा 11 से लेकर 20 तक, फटाफट कर लीजिए, आज इसे खत्म ही कर लेते हैं पहले।